कर रहे हैं, तो मैंने अगर आपसे सिंपल सा बात करूं तो वर्क क्या है, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं, अगर किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो अगर उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बाय अप्लाइंग फोर्स, तो उस फोर्स के थ्रू जो उसको मूव किया गया, उसको जो डिस्प्लेस किया गया, उस टाइम पर कुछ जो वर्क किया जाएगा उसका डिस्कशन किया जा रहा है। वो वर्क क्या है, वो वर्क उस फोर्स के थ्रू किया गया है। देखो अगर सिंपल से इसके लिए एग्जांपल अगर मैं आपसे बोलूं जनरल लाइफ में, तो हम किसी ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं तो मेरी बॉडी के थ्रू वहां पर कुछ एनर्जी दी जाएगी। तो अगर मैं अपनी बॉडी से जो एनर्जी रिलीज कर रहा हूँ, वो बॉडी के थ्रू एनर्जी रिलीज की वो सेकंड बॉडी जिसको मूव किया जा रहा है उसके लिए वर्क करने के यूज है। सेम अगर मैं बात करूं तो जो मैंने वर्क किया उसके लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी मैंने अपनी बॉडी से रिलीज की। तो देखो ये जो वर्क करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी, तो ये मैं अभी वर्क और एनर्जी के रिलेशन की बात नहीं करूंगा, ये हम थोड़ा सा अभी आगे डिस्कस करेंगे। और पहले मैं ये चीज बात कर रहा हूँ वर्क की। तो वर्क हमने क्या बोला कि देखो सिंपल सा मैं आपके सामने क्या कर रहा हूँ, एक सरफेस बनाई मैंने और इस सरफेस पर एक ऑब्जेक्ट है, जिस ऑब्जेक्ट का जो मास है मैं m मास का ऑब्जेक्ट लेके चल रहा हूँ और ये ऑब्जेक्ट इनिशियल में इस पोजीशन पर प्रेजेंट था, टाइम t=0 पर मान लीजिए यहाँ पर था। और जैसे ही मैंने इस पे क्या किया, एक फोर्स अप्लाई किया। तो जब इस पर हम कोई फोर्स अप्लाई करेंगे तो हम जानते हैं कि फोर्स अप्लाई करने के कारण इसका मूवमेंट होगा। अब यहाँ पर बात आती है फोर्स कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो फोर्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। मान लीजिए मैंने मान लिया कि जो हमारा हॉरिजॉन्टल था उससे एक फोर्स F लगाया गया, और वो कितने एंगल पर लगाया गया, वो लगाया गया हमारे हॉरिजॉन्टल से मान लीजिए थीटा एंगल पर। थीटा एंगल पर क्या लगाया मैंने, फोर्स अप्लाई किया। अब देखो आप जानते हैं ये हॉरिजॉन्टली जब ऑब्जेक्ट मूव करेगा ग्राउंड पर, तो मान लीजिए आफ्टर सम टाइम ये ऑब्जेक्ट यहाँ तक मूव हो। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जब ऑब्जेक्ट यहाँ पर पहुंचेगा तो इस ऑब्जेक्ट ने यहाँ से यहाँ तक आने में कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा। ये यहाँ से यहाँ तक पहुंचा तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट किया। अब ये यहाँ पर मान लीजिए टाइम t पर आ चुका है, टाइम t पर यहाँ पर है। तो इस ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट किया, उस डिस्प्लेसमेंट का होना ड्यू टू फोर्स F, तो उस टाइम पर जो वर्क किया गया होगा कौन से फोर्स के थ्रू क्या होगा, F फोर्स के थ्रू। अब देखो मैंने आपको जो बेसिक टर्म पढ़ाई हुई है यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, तो इस फोर्स का जब मैं किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ मूव करा रहा हूँ, मान लीजिए मैंने आपके सामने एक डस्टर लिया हुआ है, उस पर मैं एक फोर्स लगा रहा हूँ, मान लीजिए इस डायरेक्शन में। तो मैं जो इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा हूँ उसका कुछ पार्ट जो होगा उसको नीचे से इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल आगे मूव करा रहा होगा और कुछ पार्ट इसको ऊपर की तरफ उठा रहा होगा। देखो मैं इस तरह से फोर्स लगा रहा हूँ तो आप देख रहे हैं ये ऊपर की आ रहा है और आगे की तरफ भी मूव कर रहा है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप सभी को? अगर यहाँ तक की बात समझ में आ रही है तो मैं यहीं पर ये बोलूंगा कि जो फोर्स लगाया गया ये किसी एंगल पर लगाया जा रहा है। अब देखिए अगर मैं आपसे कहूं तो ये जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ पर, डिस्प्लेसमेंट को कैसे देखेंगे हम कि सर जो ये फोर्स था हमारा, इस फोर्स का अगर मैं बात करूं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बना दिया जाए। देखो मैंने ये हॉरिजॉन्टल था इस तरह से, तो ये जो लेंथ होगी ये लेंथ हमारे फोर्स के मैग्नीट्यूड को बताती है। बात समझ में आ रही है आपको? तो ये वाला लेंथ आप जानते हैं ये बेस है हमारे पास और ये हमारा हाइपोटेनियस है, और बेस और हाइपोटेनियस रिलेशन कहाँ से आता है, कॉस थीटा से। तो अगर मैं आपसे पूछूं कॉस थीटा किसके बराबर होगा, तो आप जानते हैं कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बताइए, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी है हमारे पास, मॉड एफ। तो यहाँ से अगर मैं पूछता हूँ v कितना आया, बेस कितना आया हमारा, तो बेस की वैल्यू आ गई एफ कॉस थीटा। मतलब सिंपल सी बात करें सर, इधर जो फैक्टर आ रहा है फोर्स का वो है कितना, एफ कॉस थीटा। या तो आपको कैसे याद रखना है, हम तो सिंपल सी बात कर रहे हैं सर, जो फोर्स लगाया गया उसका वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, हमारे डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा वो मैग्नीट्यूड और उसका जो डिस्प्लेसमेंट है उसके थ्रू हम क्या लिखते हैं, वर्क डन। तो देखो यहाँ पर किया गया जो वर्क डन होगा हमारे पास में, वर्क डन बाय फोर्स F, वर्क डन बाय फोर्स F। तो वर्क डन बाय फोर्स F जो है वो कितना होगा, तो सिंपल सा मैं आपसे कह रहा हूँ यहाँ पर कैसे याद रखते हैं। देखो आपको याद कराने का तरीका अलग अलग होता है। अगर मैं आपसे सिंपल सा बोलूँ
कि यहाँ पर आप कैसे याद रखेंगे, component of force in the direction of displacement। ठीक है, ये तो हमारा पार्ट हो गया फर्स्ट। इनटू में क्या लिख रहा हूं यहां पर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब बात सुनिएगा, यहां पर जो वर्क डन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर, कंपोनेंट कौन सा, जो फोर्स की डायरेक्शन में कितना फोर्स है, F cos थीटा, और इनटू उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ सर, उसका डिस्प्लेसमेंट x हुआ। देखो यहाँ पर अगर मैं आपसे बात करूं तो इसको जब रिप्लेस करते हैं तो कैसे लिखते हैं, एफ एक्स कॉस थीटा। यहाँ पर ये फोर्स का मैग्नीट्यूड है, ये डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, और ये इसके बीच का एंगल। इसको आपको बुक्स वगैरह में एफ डॉट एक्स और वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ मिलेगा। ये चीज हम आगे वाली क्लासेस में पढ़ेंगे। अगर मैं आपसे सिंपल सी बात करूं तो ये क्या है, हमारा एक प्रोडक्ट होता है, डॉट प्रोडक्ट। बात समझ में आ रही है आपको? अगर अब मैं आपसे कहूं कि सर हमें क्या याद रखना है, तो सिंपल सा मैं ये बोलूंगा, आपको हमेशा ध्यान होना चाहिए फोर्स का मैग्नीट्यूड इनटू डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड इनटू कॉस थीटा। यहाँ पर सर क्या है, अगर सिंपल सा मैं बोलूं आपसे कि यहाँ पर अगर मेरे पास फोर्स F जो है वो तो क्या है, अप्लाइड फोर्स, ठीक है, और X क्या है, डिस्प्लेसमेंट। क्या है ये हमारा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट। बात समझ में आ रही है? वहीं अगर मैं बात करूं यहाँ पर थीटा, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, थीटा हमारा रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पर एंगल बिटवीन अप्लाइड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन। जो हमारी डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन है और जो हमारा अप्लाइड फोर्स है उनके बीच का एंगल। देखो हमारे ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो इस डायरेक्शन में हुआ है। बात समझ में आ रही है? ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में है और जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा। अब आपको अगर ये एंगल अलग अलग करता जाऊंगा उसके हिसाब से आपके यहाँ पर इसके थ्रू किया गया वर्क भी चेंज होता जाएगा। तो अब यही हमें यहाँ चीज सीखनी है कि इसके थ्रू वर्क डन कैसे कैसे क्या क्या आता है। देखिए जैसे मैं अगर एग्जांपल लेता हूं, यहाँ पर मान लीजिए कि ये ऑब्जेक्ट था, इस ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया गया, मान लीजिए मैंने लगाया वो 120 न्यूटन का फोर्स लगाया है, और वो कितने एंगल पर लगा रहा हूँ मैं, 30 डिग्री एंगल पर लगा रहा हूँ, जिसके कारण क्या हो रहा है, ये ऑब्जेक्ट मान लीजिए इस पोजीशन से इस पोजीशन तक डिस्प्लेस होता है। तो जिसका डिस्प्लेसमेंट होता है वो दिया हुआ है मैंने कितना आपको, 20 मीटर। तो आपसे बोला गया फाइंड आउट वर्क डन, फाइंड आउट वर्क डन बाय फोर्स F। अब इस फोर्स F के थ्रू कितना वर्क डन किया गया है ये हमें पता लगाना है। तो देखो सिंपल था सर, हम तो हमारा कंसेप्ट जानते हैं, क्या वर्क डन क्या होता है, एफ एक्स कॉस थीटा। ये जो कॉस थीटा हमें इसलिए ट्रिग्नोमेट्री का नॉलेज होना जरूरी है कि कॉस थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड की जाती है। तो देखो मैंने आपसे बात की थी, फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना दिया है आपको, 120 न्यूटन, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है इसका, तो इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 20 मीटर, और कॉस दोनों के बीच का एंगल कितना गिवन है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन और फोर्स के बीच में 30 डिग्री। तो यहाँ कितना आ जाएगा, कॉस 30 डिग्री। तो यहाँ से आप जानते हैं 120 इंटू 20, और कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 होता है हमारा √3/2। तो यहाँ से 2 से 2 की नमस्ते हो जाएगी, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1200 √3 न्यूटन इंटू मीटर। अब देखो यहाँ तक का डिस्कशन किया है, तो मैंने आपसे यहाँ पर जो कुछ बेसिक चीजें हैं उनका हमें डिस्कशन करना है, क्या कि यहाँ पर जो ये वर्क डन किया जा रहा है, ये वर्क डन किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है सर, मैग्नीट्यूड ऑफ अप्लाइड फोर्स। आपका जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का उतना ज्यादा वहां पर वर्क डन फाइंड होगा। मतलब अगर मैं यहाँ पर सिंपल सा आपसे बोलूं तो आप ये चीज समझ पाएंगे कि जो वर्क है हमारा वो वर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अप्लाइड फोर्स के।
वहीं अगर मैं आपसे बोलूं डिस्प्लेसमेंट जितना ज्यादा हो रहा होगा ऑब्जेक्ट का, मतलब वहां पर वर्कडन भी उतना ज्यादा किया होगा, तो मतलब यहाँ पर जो वर्कडन है हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, डिस्प्लेसमेंट। ये तो बात समझ में आ गई। अब ये एंगल है, ये एंगल पे भी डिपेंडेंसी है सर। एंगल की डिपेंडेंसी का मैं आगे डिस्कशन करूंगा आराम से, बढ़िया, उसको पूरा पर तीनों केस लेंगे। अब देखो यहाँ पर अगर मैं बात करूं आपसे, तो ये मैथमेटिक्स के अंदर हम आपको आगे जाके पढ़ाएंगे कि जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसके थ्रू मिलने वाली जो क्वांटिटी होगी वो क्वांटिटी हमेशा कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी। तो यहाँ पर आपको जो टर्म्स याद रखनी है वो क्या याद रखनी है कि वर्क इज कौन सी क्वांटिटी है, ये है हमारी स्केलर क्वांटिटी। यहाँ तक बात समझ में आ गई। ये स्केलर क्वांटिटी, हालांकि देखो आप जानते हैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, पर दोनों का जो प्रोडक्ट हो रहा है यहाँ पर ये ऐसा प्रोडक्ट है फिजिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं आगे, जिसको नाम देते हैं डॉट प्रोडक्ट। तो ये जो डॉट प्रोडक्ट होता है इससे जो मिलने वाला मैग्नीट्यूड होता है वो कौन सी होती है, स्केलर क्वांटिटी। जब भी तो हम जो एनर्जी बोलते हैं उसको कोई डायरेक्शन के साथ नहीं बोलते हैं कि सर इसने वर्क डन किया, मान लीजिए इसने वर्क डन किया वो 12,000√3 न्यूटन मीटर वर्क डन किया गया, साउथ डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शन नहीं बोलेंगे सर, सिंपल सा ये बोलेंगे कि यहाँ जो वर्क डन किया गया है वो एक अमाउंट रखता है जो मतलब कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। अब यहाँ पर बात की जाए हमसे इसकी यूनिट्स की, तो देखो जनरली अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क की जो एसआई यूनिट है, ठीक है, एसआई यूनिट ऑफ वर्क, देखो ऐसा यूनिट ऑफ वर्क की बात करूंगा तो इस यूनिट सारी एक साथ लिख लेंगे हम। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको, ये एग्जांपल समझ में आ ही गया है मेरा। अब देखो मैं यहाँ पर जो आपको चीज बता रहा हूँ यूनिट्स के बारे में वो देखिएगा, एग्जांपल हटा देते हैं यहाँ से। हम बात कर रहे हैं किसकी, यूनिट्स की। तो देखिएगा सबसे पहले तो मैं बात करूं ऐसा यूनिट ऑफ वर्क, ये क्या होती है, ऐसा यूनिट होती है वर्क की क्या, जूल। क्या होती है, जूल, जिसको जैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो बात समझ में आ रही है आपको। अब ये जो जूल है और आप जानते हैं सर इसका एम के सिस्टम ऐसा यूनिट के बराबर होता है, तो यहाँ पर फोर्स की यूनिट क्या है, फोर्स की यूनिट है न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट है मीटर। तो इसलिए यहाँ से मैं बोल सकता हूँ न्यूटन इंटू मीटर किसकी यूनिट होती है, वर्क डन की। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं 1 जूल इज इक्वल टू 1 न्यूटन इंटू मीटर के बराबर। बात समझ में आ रही है, एमके सिस्टम और वो वाली बात है। अब बात करते हैं अपन किसकी, यहाँ पर सीजीएस सिस्टम की। तो सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क क्या होनी चाहिए, तो याद रखिएगा सीजीएस यूनिट ऑफ वर्क होती है उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, अर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसको लिखते हैं किससे, अर्ग। अब देखिएगा ये अर्ग आप जानते हैं किसके अकॉर्डिंग होगा, सर ये सेंटीमीटर, ग्राम, सेंटीमीटर और सेकंड में रिप्रेजेंट करना है। तो यहां से कन्वर्ट करिए, देखो आप जानते हैं सर इसको कन्वर्ट करेंगे तो हमें क्या करना है, 1 अर्ग, जो अर्ग है उसको कन्वर्ट करना है। तो 1 अर्ग किससे होगा, तो सर 1 अर्ग बराबर होगा हमारा किसके बराबर, यहां से पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं अपन न्यूटन वाले को। देखो तो 1 न्यूटन मीटर जो है हमारे पास, वो 1 न्यूटन मीटर किसके बराबर आएगा, तो यहाँ पर देखो न्यूटन को रिप्रेजेंट करेंगे हम किससे, किलोग्राम के अकॉर्डिंग लिखते हैं। तो वैसे लिख लीजिए, नहीं तो डायरेक्ट डायन का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इसको सीजे सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁵ डायन इंटू मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 100 सेंटीमीटर। ये बात समझ में आ गई आपको। यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ रही है तो यहां से हम क्या लिखेंगे, 10⁵ इंटू 10⁻² डायन इंटू मीटर, सेंटीमीटर, डायन इंटू सेंटीमीटर। अब देखिए 10⁻, कितना हो गया ये 7, तो 10⁻7 डायन इंटू सेंटीमीटर किसके बराबर आया, 1 न्यूटन मीटर की। और सर हम तो ये जानते हैं कौन सी यूनिट है हमारी, सीजीएस यूनिट। और सीजीएस यूनिट की अगर बात कर रहे हैं तो सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो 1 अर्ग बराबर किसके होगा, 1 डायन इंटू सेंटीमीटर। ये तो सीजीएस यूनिट पढ़ी है हमने। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, इसको रिप्रेजेंट किया जाता है सर अर्ग से, ये याद आपको रखना है, अर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई तो देखो इसको क्या लिख देंगे, डायन सेंटीमीटर को अर्ग से रिप्रेजेंट कर देंगे। अगर अर्ग से रिप्रेजेंट करते हैं तो कितना आ गया,
1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। मतलब आपके एग्जाम में अगर आपका आंसर किस में आ रहा है, न्यूटन मीटर में आ रहा है, मतलब मैं अगर न्यूटन मीटर को क्या लिख सकते हैं अपन, जूल में, तो इसको दो कन्वर्ट कर रहा हूं मैं डायरेक्ट। 1 न्यूटन मीटर को तो लिख दिया मैंने 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ आर्क। बात समझ में आ गई है आपको? यहां तक अगर मेरी बात समझ में आ गई है तो यहां से हमने क्या निकाल लिया है, यहां से हमने आर्क और जूल में रिलेशन फाइंड कर लिया। देखो आपको जो भी पार्ट पढ़ाया है वर्क वाला, अभी तक सर आप डिस्कशन कर रहे थे, हमने इसमें कौन कौन सी बेसिक चीज का डिस्कशन किया है, यूनिट्स का डिस्कशन किया है, इसको स्केलर क्वांटिटी बोल रहे हैं, इसका डिस्कशन किया है, और यहाँ पर सर इनके मैग्नीट्यूड की बात करिए। अगर फोर्स का मैग्नीट्यूड ज्यादा रहेगा तो वर्क डन भी ज्यादा होगा, और डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है तो वर्क डन भी ज्यादा होगा। यहाँ तक कि अगर आपको मेरी बात समझ में आ गई है तो अब हम आगे क्या बात करेंगे, आगे बात करेंगे कि सर ये जो एंगल है, इस एंगल के अकॉर्डिंग हम क्या देखते हैं, कहाँ गया हमारा ये जो एंगल है थीटा, इस थीटा के अकॉर्डिंग हम देखेंगे हमारे पास जो वैल्यू आएगी फोर्स वर्क डन की, वो वैल्यू अलग अलग आएगी। क्योंकि हम जानते हैं थीटा के अकॉर्डिंग, थीटा जैसे जैसे चेंज होगा तो वहां पर किया गया वर्क डन भी चेंज होता जाएगा। बात समझ में आ रही है? तो एक बार यहाँ तक का नोट कर लीजिए, फिर मैं आगे डिस्कशन करूंगा इसमें। अब हमारे पास यही वही एक ऑब्जेक्ट है एम मास का, उस एम मास के ऑब्जेक्ट पर एक फोर्स लगाया गया है एफ फोर्स, और कितने है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की जो डायरेक्शन है, हमारा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उससे थीटा एंगल है। अब देखो ये तीन तो चीज गिवन होगी हमें एग्जाम में हमेशा। तो अगर मैं आपसे कहता हूँ कि इस थीटा को चेंज करने पर हमारा वर्क डन क्या आ रहा था, तो हमारा वर्क डन आ रहा था, वर्क डन लिख रहे थे हम कितना, एफ एक्स कॉस थीटा, ये लिख रहे थे। अब इसके अंदर मुझे क्या ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है सर कि यहाँ पर ये जो एफ एक्स कॉस थीटा है, तो थीटा चेंज करने पर क्या क्या होगा। देखो मैं आपके सामने 3 केस बना रहा हूँ। अगर मैं आपसे बात करूँ सबसे पहले तो कि मेरा ऑब्जेक्ट है जो इस तरह से रखा हुआ है सरफेस पर, और इस पर एक फोर्स लगाया गया है एफ फोर्स, और इस फोर्स के कारण क्या होता है, इसको वही फोर्स लगाया गया हॉरिजॉन्टली, तो आप जानते हैं इसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहा हूं, तो यहां पर आप जानते हैं दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 0 डिग्री। नेक्स्ट केस क्या ले रहा हूं मैं आपके सामने, नेक्स्ट केस लिया मैंने आपके सामने कि जो मेरा ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट को जो सरफेस पे रखा हुआ है एम मास के ऑब्जेक्ट को, अब उस पर जो फोर्स लगाया जा रहा है वो वर्टिकल लगाया जा रहा है इस डायरेक्शन में, और इस ऑब्जेक्ट पर जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। बात समझ में आ रही है? उसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में हो रहा है। इस टाइम पे एंगल कितना हो गया हमारे पास, ये एंगल है 90 डिग्री, मतलब थीटा कितना है इस बार हमारे पास 90 डिग्री। 2 केस समझ में आए मेरे। इस बार सर ऑब्जेक्ट पे फोर्स तो इधर लगा रहे थे पर डिस्प्लेस इधर हो रहा है, हो सकता है कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा हो वो फोर्स, जो फोर्स कई सारे फोर्सेज होंगे, इस डायरेक्शन में डिस्प्लेस करने वाला फोर्स होगा, इस डायरेक्शन के अलावा इसको अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, हो सकता है वो फोर्स इतना छोटा है कि इस डायरेक्शन में मूवमेंट नहीं कर पा रहा हो, वो इस वेट को बैलेंस कर रहा हो, कोई भी कंडीशन हो सकती है, इससे अलग अलग तरह के फोर्सेज होंगे। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं बोलता हूँ आपसे कि मैंने ऑब्जेक्ट लिया और इस बार ऑब्जेक्ट पर क्या करा, जो फोर्स लगाया वो फोर्स लगाया कुछ बैकवर्ड डायरेक्शन में, और इस बार डिस्प्लेसमेंट उसका इस डायरेक्शन में हो रहा था फॉरवर्ड डायरेक्शन में, वो फोर्स जो लगाया गया वो इस डायरेक्शन में लगाया, मतलब इस बार जो एंगल है सर वो आपने 90 से ज्यादा वाला लिया, जो एंगल लिया वो क्या लिया हमने 90 से ज्यादा। तो इस टाइम पर जब केस ले रहा हूँ थीटा इज ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, तो जब 180 डिग्री से छोटा और 90 डिग्री से ज्यादा होगा हमारा दोनों के बीच का एंगल, तब क्या कंडीशन होगी ये हमें देखनी है। अब तो कोई 3 कंडीशन है, इस कंडीशन को देखो मैंने जो लिया है इसमें ये वाला जनरल केस भी ले सकते हैं हम, ठीक है, 0 डिग्री वाला तो लिया ही है मैंने, इसको जो जनरल केस ले लेते हैं, इसे जो मैंने यहाँ पर बनाया है आपके सामने जनरल केस ले लेते हैं। ये थीटा का फोर्स इधर लगाया है एंगल थीटा पर, ठीक है। इस बार थीटा क्या है सर, इस बार थीटा जो है हमारा वो थीटा 0 डिग्री से तो ज्यादा है, 0 डिग्री से तो ज्यादा है,
पर सर 90 डिग्री जो है हमारा उस 90 डिग्री से छोटा है, तो 90 डिग्री से छोटा मतलब जब एक्यूट एंगल और ऑब्ट्यूज एंगल की कंडीशन आएगी तो कैसे हमारा वर्क डन फाइंड होगा। अब देखो इस टाइम पर अगर मैं बात करूं आपसे, जब थीटा 0 से 90 के बीच में होता है तो कोस की जितनी भी वैल्यू पढ़ाई मैंने आपको 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0, वो सब वैल्यू क्या है पॉजिटिव। मतलब यहाँ पर आपका जो कॉस थीटा आएगा वो कॉस थीटा क्या मिलेगा आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी। क्या मिलेगी पॉजिटिव वैल्यू। सर वर्क डन कॉस थीटा पॉजिटिव मिलेगा तो ये तो पक्का है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट तो दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी है और थीटा क्या है हमारे पास पॉजिटिव, मतलब ओवरऑल क्या आ जाएगा मेरे पास पॉजिटिव। मतलब यहाँ जो वर्क डन किया गया होगा सर वो वर्क डन कैसा आ रहा होगा पॉजिटिव आ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ किया गया जो वर्क डन सोल्व करेंगे आप वो पॉजिटिव वैल्यू आएगा। बात समझ में आ रही है। तो वर्क डन पॉजिटिव मिला कब 0 से 90 के बीच का एंगल था। मतलब ये तो सर फोर्स का कंपोनेंट है वो इसको सपोर्ट कर रहा है इसके डिस्प्लेसमेंट पे। बात समझ में आ रही है। यहाँ देखिएगा थीटा 90 डिग्री है, थीटा 90 पर आप जानते हैं cos 90 डिग्री कितना होता है, cos 90 होता है 0। अब cos 90 0 है तो आप मुझे बताइए वर्क डन कितना आएगा। सर वर्क डन की बात कर रहे हैं यहाँ आप cos 90 0, ये 0 तो पूरा ओवरऑल क्या आ जाएगा 0, तो वर्क डन कितना आ गया मेरे पास 0। अब वर्क डन 0 आ गया मतलब सेकंड केस हो गया हमारे पास जब वर्क डन 0 आ रहा है। मतलब सर वर्क डन पॉजिटिव तो मिला था, साथ के साथ हमने देखा 0 भी मिलता है। अब देखिए 90 से लेकर 180 डिग्री के बीच की बात करूं, देखो आपको ये अगर सिंपल सी बात करूं मैं, आप आगे जाके कॉस का कर्व पढ़ेंगे इस तरीके से। अभी आपको नहीं पता है तो आप याद रख लीजिए इस तरह से बनता है कर्व कॉस का। तो इसकी जो वैल्यू होती है 0 से लेकर 90 एंड देन 90 से लेकर 180 सॉरी 0 90 180 एंड देन 270। अब देखिए आपको जो 0 से 90 की तो बात है सर, वो कॉस की वैल्यू क्या होती है पॉजिटिव, बट 90 से लेकर 180 के बीच में क्या होती है, जितनी वैल्यूज आती थी क्या आती है नेगेटिव वैल्यू आती है। तो अगर मैं आपसे सिंपल सा पूछूं बताइए यहाँ पर cos थीटा, थीटा की जो भी वैल्यू होगी उसके लिए क्या आ रहा होगा ये नेगेटिव वैल्यू दे रहा होगा। अगर cos की वैल्यू नेगेटिव है तो मुझे बताओ cos थीटा नेगेटिव है, ये भैया पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है। तो आप जानते हैं पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई होगी क्या हो जाएंगे पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई होगा ओवरऑल क्या आएगा नेगेटिव। तो यहाँ पर जो मेरा वर्क डन आएगा तो वर्क डन कैसा आ रहा है नेगेटिव। सर हमें ये चीज समझ में आ गई कि यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव मिल रहा है। अब नेगेटिव वर्क डन कैसे पॉसिबल है सर, नेगेटिव वर्क कैसे क्या हो सकता है। तो यहाँ पर ये जो फोर्स है ये सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये जो फोर्स है यहाँ पर ये फोर्स इसका सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये क्या कर रहा है इसका ऑपोज कर रहा है। इसका जो कॉम्पोनेंट रहा होगा वो कॉम्पोनेंट इसको ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। जितने भी रेजिस्टिव फोर्स होंगे वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे। तो ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहे होंगे तो पक्का है सर वो वाला कंपोनेंट क्या करेगा, इसे रोकने की कोशिश करेगा, ऑपोज करेगा, तो वहां पर वर्क डन क्या आएगा नेगेटिव। तो तीनों केस के अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो वर्क डन कितने टाइप के हो सकते हैं सर। फर्स्ट वाला जो होगा हमारा पॉजिटिव वर्क, सेकंड की बात करूं तो आप समझ गए हैं सेकंड कौन सा हमारा जीरो वर्क। जीरो वर्क डन बोलूं या वर्क बोलूं बात एक ही है, ठीक है ना। और थर्ड वन क्या है हमारा सर, थर्ड वन हो गया हमारे पास क्या नेगेटिव क्या बोलेंगे इसे हम नेगेटिव वर्क डन। बात समझ में आ रही है आपको। अब बात सुनिएगा, अगर यहां तक मेरी बात समझ में आई है आपको पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क और जीरो वर्क, तो ये इनके एग्जांपल्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखो मैं अगर सिंपल सा बात करूं यहाँ पर, तो जो भी सपोर्टिव फोर्स है, जैसे मैं बात करूं कि वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव टुवर्ड्स अर्थ। जब ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स अर्थ आ रहा है और उसी टाइम पे जो ग्रेविटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रही हुई तो वहां पे वर्क डन क्या आ रहा होगा
पॉजिटिव, तो उस टाइम पे किया गया वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। और कौन सा एग्जांपल ले सकते हैं, आप जानते हैं कि मान लीजिए मैं इस ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए जो पुलिंग फोर्स लगा रहा हूँ और वो पुलिंग फोर्स इस डायरेक्शन में है, देखो पुलिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, इस डायरेक्शन, तो भी वर्क डन क्या आएगा हमारा, पॉजिटिव आएगा। तो इस तरह से जो भी एग्जांपल होंगे वो सारे पॉजिटिव। जैसे मैं बात करूं आपसे कि ये हो गया, इसके अलावा और भी कई सारे एग्जांपल हो सकते हैं डिफरेंट, तो आप ले सकते हैं। अब जैसे मैं बात करूं जीरो वर्क का एग्जांपल क्या होगा सर, तो देखो इसमें वो सभी एग्जांपल्स आ जाएंगे जहां पर डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, 90 डिग्री। तो जीरो मतलब वर्क डन कब मिल रहा है, जब दोनों के बीच की डायरेक्शन क्या हो, 90 डिग्री। तो देखो मैं बहुत बात करूं आपसे, एग्जाम्पल देखिएगा इसके, तो जैसे मैं बात करूं वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम अर्थ। क्या बात कर रहे हैं, अवे फ्रॉम अर्थ। अब अर्थ से अवे मूव करेगा तो देखो कैसे होगा, जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है और उस पर लगने वाला, सॉरी हम क्या बात कर रहे हैं, जीरो वर्क की बात कर रहे हैं ना, तो नहीं सॉरी, एग्जांपल देखिएगा यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसकी, जीरो वर्क की। तो देखो जब ऑब्जेक्ट एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होगा, जैसे मैं बात करूं आपसे, एक स्ट्रिंग से मैंने क्या करा, एक स्टोन को बाइंड किया, उसके एक सर्कुलर पाथ में मूव करा, तो आप जानते हो कि इसका डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन तो ये होगी, डिस्प्लेस किधर जाना चाह रहा है, इधर, और इसमें लगने वाला टेंशन फोर्स किधर होगा, इधर। अरे ये स्ट्रिंग होगी, इसमें टेंशन फोर्स किधर लगेगा, इधर। दोनों के बीच का एंगल कितना आ रहा है, 90 डिग्री। तो यहाँ पर वर्क डन बाय टेंशन फोर्स कितना होगा, यहाँ पे वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, 0। तो वर्क डन बाय, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है जो सेंटर की तरफ लगने वाला है, तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। और कितना आ जाएगा यहाँ पे, वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स कितना आएगा, 0। तो ये एग्जांपल हुआ वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इसलिए हम जब भी कहते हैं कि सर्कुलर पाथ में किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराया जा रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट को मूव कराने पर कितना वर्क डन किया गया, वहां पर फोर्स के थ्रू। तो जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर पाथ में मूव करा रहे हैं तो वहां पर फोर्स के थ्रू किया गया वर्क डन कितना होगा, 0। तो इसलिए याद रखें कि जब सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की बात की जा रही होती है तो कितना आता है, 0। ये अगर बात समझ में आ गई आपको, तो ये हमारा था एग्जांपल किसका, जीरो वर्क का। बात करूं मैं आपसे एग्जांपल और ले लेते हैं अपन कि वर्क डन बाय नेगेटिव वर्क डन कब होगा। तो अगर मैं बात करूं आपसे, जैसे मान लीजिए वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स कौन से होते हैं, जो फोर्स क्या करेगा, यहाँ पर इसका ऑपोज कर रहा होगा। तो जब ये डिस्प्लेस इस डायरेक्शन में हो रहा है और इस पर फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो इसके थ्रू क्या गया, जो वर्क डन होगा क्या आना चाहिए, देखो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो ये ऑपोज करेगा, तो वर्क डन क्या आएगा हमारे पास, नेगेटिव। तो इसलिए जो वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो किसका एग्जांपल है, हमारे नेगेटिव वर्क डन का। बात समझ में आ रही ना यहाँ तक। ये एग्जांपल हो गया नेगेटिव वर्क का। सेम ऐसे किसी एग्जांपल ले सकते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी व्हेन ऑब्जेक्ट मूव अवे फ्रॉम अर्थ। अवे फ्रॉम अर्थ, अर्थ से अवे जा रहा होगा तब किया गया वर्क डन कितना होगा, नेगेटिव। देखो क्यों, आपको मैंने बताया अभी ऑब्जेक्ट अर्थ से अवे जा रहा है, तो ऊपर जाएगा और ग्रेविटी किधर लग रही है, mg नीचे। तो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच का एंगल कितना आ रहा है सर, वो एंगल आ रहा है यहाँ पर 180 डिग्री। जब एंगल 180 डिग्री हो गया तो कैसा आएगा, नेगेटिव। तो ये पार्ट हमने बात करी किसकी, वर्क की। अब देखो आपको कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर ये क्या चीज चल रही है, हम तो वर्क डन तो समझ में आ रहा है और वर्क डन नेगेटिव पॉजिटिव जीरो की बात कैसे हुई। तो ये जो हम बात कर रहे हैं वर्क अगर नेगेटिव आ रहा है या जीरो आ रहा है, देखो जीरो वर्क डन क्यों आ रहा है, वर्क डन हम बात करें, देखो आपके माइंड में आएगा कि सर जब भी हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हमारे थ्रू वर्क डन किया गया होगा। पर याद रखें कि जब भी वर्क डन की बात कर रहे हैं, वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों हो सकता है। पॉजिटिव वर्क होगा
मतलब हम जब फिजिक्स के अंदर बात करें, अगर हम मान लीजिए मैंने किसी बैलून को कंप्रेस किया, तो मैं जब वहाँ फोर्स लगा रहा हूँ तो फोर्स के थ्रू क्या कर रहा हूँ, सिस्टम को कंप्रेस कर रहा हूँ, तो वहाँ जो वर्क किया जा रहा होगा मतलब मैंने सिस्टम पर वर्क किया, मतलब यहाँ पर सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं उसके थ्रू मूव कराने में, तो सिस्टम को एनर्जी दे रहे हैं हम। तो जब सिस्टम को एनर्जी मिलेगी, सिस्टम क्या है यहाँ पे जिसको मूव करा रहे हैं, तो इसको एनर्जी दे रहे हैं, तो वर्क क्या हुआ, पॉजिटिव, मतलब वो वर्क इसके पास पॉजिटिव फॉर्म में है। अगर वो वर्क इसमें स्टोर नहीं हो रहा है तो वर्क कितना हुआ, 0, मतलब कोई वर्क नहीं किया, हमने कोई एनर्जी नहीं दी। यहाँ बात करूँ मैं आपसे, तो यहाँ पर मान लीजिए ऑब्जेक्ट कार आगे की तरफ मूव कर रही थी, हमने ब्रेक अप्लाई किए, तो ब्रेक अप्लाई करने के कारण क्या होगा, जो ब्रेक तो थे वो तो इस फोर्स लगा रहे हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो जब ऑब्जेक्ट फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा उसमें फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, तो वहाँ वर्क क्या हुआ, नेगेटिव। अब नेगेटिव क्या हुआ, मैंने सिस्टम से एनर्जी क्या हुआ, उस सिस्टम ने एनर्जी रिलीज करी, जो फ्रिक्शन की फॉर्म में जो एनर्जी है वो रिलीज हुई, मतलब सिस्टम की एनर्जी क्या हुई, डिक्रीज हुई, नेगेटिव, इसलिए इसकी वर्क डन क्या आया, नेगेटिव। अगर आप इतनी मेरी बात समझ पा रहे हैं तो इस तरह से आप समझ गए हैं कि वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। तो याद रखें कि वर्क डन ऐसा नहीं है कि 0 या नेगेटिव नहीं हो सकता, बिल्कुल हो सकता है आपको, क्योंकि पॉजिटिव वाला सबको पता रहता है, पर अगर मैं बात करूं नेगेटिव और 0 की, तो ये आपको डाउट रहता है कि सर ऐसा कैसे पॉसिबल है नेगेटिव वर्क। तो इस तरह से समझें कि जब सिस्टम एनर्जी ले रहा है तो पॉजिटिव वर्क किया गया होगा, और जब सिस्टम एनर्जी रिलीज कर रहा है या वहाँ पे जो वर्क है वो सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है, तो वहाँ पे नेगेटिव वर्क कर रहा है। थोड़ी सी टर्म्स मेरी आपको हार्ड लग रही होंगी, पर ऐसा नहीं है, आप धीरे धीरे जब इनको रिवाइज करेंगे तो आपको इस सिंपल अभी लगेगी, आराम से समझ में आ जाएगी। बात समझ में आ गई है आपको यहाँ तक? तो ये तो